हमने भारत की आजादी लड़ी है, वो आजादी ऐसे ही नहीं मिली। उस समय इस देश के अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग भाषा के लोग एक हुए। जब एक हुए तो आजादी मिली। और अब ये हम अपनी दूसरी जो आजादी है, जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने हमें कही है, जो आजादी हमारे सामाजिक समता की आजादी है। गांधी जी ने जो हमारे लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वो राजनीतिक आजादी की लड़ाई है, यह आप ख्याल में रखिए। उसके तहत हम ब्रिटिशों के जो गुलाम थे, ब्रिटिशों के गुलामी से हमें आजादी मिली। मगर अब ये जो दूसरी लड़ाई है, वो दूसरी लड़ाई सामाजिक लड़ाई है। और वो सामाजिक लड़ाई के हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा ज्योतिराव फुले। आपको यह ख्याल रखना चाहिए कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नाम का एक ग्रंथ लिखा था। यह बात आप सबको मालूम होगी। महात्मा ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नाम का ग्रंथ लिखा था। जिस समय उन्होंने गुलामगिरी नाम का ग्रंथ लिखा, उस समय हम ब्रिटिशों के गुलाम थे। फिर उन्होंने उस समय जो गुलामगिरी नाम का ग्रंथ लिखा, वो क्या ब्रिटिशों के खिलाफ था? वो ग्रंथ ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं था। वो ग्रंथ इस देश के अंदर में जो सामाजिक विषमता है, जो यह देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था है, जो इस देश के अंदर में जाति व्यवस्था है, उसके गुलामी के बारे में था। ब्रिटिश चले जाने से हमें राजकीय स्वतंत्र मिला। 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। मगर सही मायने में अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 में इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा। वो भारत का जो संविधान है, वो संविधान इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और अल्पसंख्यक का 85% लोगों के स्वातंत्र का जाहिरनामा है। क्या भारत का जो संविधान है, वो संविधान जमीन पे उतरा है? अगर भारत का संविधान जमीन पे उतरा होता, हम लोगों को हमारे हक और अधिकार मिले होते, तो मैं कहता यह सभागृह में इतनी भीड़ जमा नहीं होती, हम अब अपने घरों में होते, कोई जरूरत नहीं होती। ये हमने सोचना चाहिए। और अभी ईश्वरैया साहब ने अपने कहा, ईश्वरैया साहब को हमने जो सम्मान दिया, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमें लड़नी है, मगर ये लड़ाई हमें शांति से लड़नी है, हमें अहिंसा से लड़नी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी हमें कहा है कि हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई हमें रिवॉल्यूशनरी लड़ाई है। बाबा साहब ने कहा है कि भारत को बदलना है, वो बुलेट से नहीं, बैलेट पेपर से बदलना है। शरद यादव जी हमें कह के गए कि बाबा साहब ने तुम्हारे पास बैलेट की ताकत दी, बटन की ताकत दी, उस बटन की ताकत से हमें भारत बदलना है। हम इस बात पे हमारा विश्वास होना चाहिए। और इस तरह का जो भी बात हम सोचते हैं, वो बात नहीं होनी चाहिए। जो हम 2001 से लेके सरकार से बार बार कहते हैं कि भाई हमारी जनगणना कर लो। शेड्यूल कास्ट की जनगणना होती है, शेड्यूल ट्राइब की जनगणना होती है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो भाई हमको भी रिजर्वेशन मिला, तो शेड्यूल कास्ट की जनगणना करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की जनगणना करते हैं, तो हमारी भी जनगणना करो। हमने कौन सी बड़ी बात नहीं। और इससे क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह देश का जो उच्च वर्णीय, उच्च जाति के लोग हैं, उनको आरक्षण के प्रति एक चीड़ है। मगर जब आंकड़े सामने आ जाएंगे और जब वो देखेंगे, तो उनके ख्याल में आएगा कि वास्तव में इस देश के अंदर में ये जो तेली, माली, कुंभी, आगरी, भंडारी, लोहार, कुंवार, सोनार, ये सब जाति के लोग बहुत पिछड़े हैं और वो उनकी चीड़ खत्म हो जाएंगी। इसलिए हम भारत सरकार से बार बार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बार जो आरक्षण के बारे में हमारा निर्णय आता है, अभी आईआईटी और आईएम्स में, जब आईआईटी और आईएम्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आईआईटी आईएम्स से ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो उन्होंने कहा रिजर्वेशन देने के लिए 2 मानबिंदु होते हैं। कौन से मानबिंदु होते हैं? कि क्या जो लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, क्या वो सही में पिछड़े हैं, क्या वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े हैं? ये पहला मानबिंदु है। और दूसरा मानबिंदु है कि क्या उनको पूरा सा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन्हें पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो रिजर्वेशन है। ये 2 चीज है। अगर जनगणना के आंकड़े सामने आ जाएंगे, तो ये सब ओबीसी जाति के बारे में बता देंगे कि ये लोग शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टया पिछड़े हुए लोग हैं। और दूसरा आप बताएगा कि ये लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं है। ये लोगों प्रतिनिधि अगर ये देश, महात्मा गांधी ने आजादी की जो लड़ाई लड़ी थी, उनके पीछे लाखों लोग थे।
महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मगर महात्मा नाम क्यों जुड़ा? महात्मा नाम क्यों जुड़ा? क्योंकि लाखों की संख्या में हम जो ओबीसी जाति के लोग हैं, जो कामगार जाति के लोग हैं, लोहार, कुंभार, सुतार, हम जो किसान जाति के जो लोग हैं, जो तेली, माड़ी, कुंभी, ये लोग लाखों की संख्या में गांधी जी के पीछे चल रहे थे और इसलिए वो लाखों की संख्या ने गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी इस नाम को महात्मा गांधी कहा। लेकिन आज जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी तो आजादी के 70 साल के बाद आज हमारे हाल क्या है? आज भी हम देखते हैं कि जो किसान आत्महत्या कर रहा है, वो किसान कौन है भाई? वो किसान कौन है? वो हमारा ही है, तेली है, माली है, कुंभी है। अगर आजादी इसके लिए थी कि 70 साल के बाद हमारा भाई आत्महत्या करे, तो हम सवाल करते हैं कि क्या जो भारत का संविधान था, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, जिस संविधान के तहत इस देश के संविधान क्या है? संविधान क्या है? एक एग्रीमेंट है। इस देश के अंदर में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसीज है, माइनॉरिटीज है, इन सब लोगों की प्रोग्रेस होंगी, इसका एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। वो डॉक्यूमेंट सही तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये हमारी मांग है। हम कहीं किसी के विरोध में बात नहीं करते। हमारी जो लड़ाई है वो जायज लड़ाई है। ये कोई दंगल नहीं है या कुश्ती नहीं है कि अभी अगड़े लोग आगे थे, अब उनको हमें पिछड़ा करना है। हमारे जो महापुरुष थे, फुले साहब, शाहू साहब, बाबा साहब, पेरियार साहब, इन्होंने कभी कहा नहीं कि अगड़ों को पिछड़ा लाना है। उन्होंने कहा पिछड़ों को अगड़ा करना है। हमें बराबरी के साथ अगड़ों के साथ बैठना है और जब तक इस देश के अंदर का ये 85% पिछड़ा वर्ग जो है वो बराबरी में साथ नहीं आके बैठेगा, वो इस देश की ताकत नहीं बनेगा, तब तक ये सोचना भी गलत है कि ये देश कभी महासत्ता बन सकेगा। ये देश कभी महासत्ता नहीं बन सकेगा। ये देश तभी महासत्ता बनेगा जब इस देश के अंदर में जब इस देश के अंदर में जब 100 कमिश्नर हो गए तो उसमें 52 कमिश्नर ये ओबीसी के होंगे, 15 कमिश्नर शेड्यूल कास्ट के होंगे, 8 कमिश्नर शेड्यूल ट्राइब के होंगे और अपर कास्ट के उनके संख्या के बात होंगे। जब ये बात होंगी, बहुत सही बात शरद यादव जी से हमारा हमेशा संकल्प है। शरद यादव जी ने कहा, जब भी वो बात आप फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है वह 85% गोरे रहते हैं और 15% काले रहते हैं। वहां के 85% गोरे इतने समझदार हो गए, उनको लोकशाही समझ गई और उन्होंने 15% जो काले हैं, उनका जो आदमी था बराक ओबामा, उसको एक बार नहीं 2 बार उस देश का प्रेसिडेंट बनाया। उस घर का नाम व्हाइट हाउस है। उनकी कामना थी नस्लवादी लोगों की, इसका नाम व्हाइट हाउस क्यों है? क्योंकि इसमें एक व्हाइट ही प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन अमेरिका की लोकशाही ने, अमेरिका के गोरों ने अपना हृदय परिवर्तन किया और 85% होते हुए भी 15% लोगों के आदमी को उस देश का प्रेसिडेंट बनाया। और यहाँ चित्र अलग है। हम 85% काले हैं। विचार जान लीजिए, विचार महत्वपूर्ण है। आज उस समय भीमराव अंबेडकर नाम के 100 लड़कों ने जन्म लिया था, मगर एक ही भीमराव अंबेडकर को हम जानते हैं क्योंकि उसके विचारों में ताकत थी। बाकी भीमराव अंबेडकर लड़के ऐसे ही पले, ऐसे ही बढ़े और ऐसे ही मरे। मैं नहीं चाहता कि हम ओबीसी कौम के लिए ऐसे मरे, हम उस तरह से मरे जैसे हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन दिया। और मैं इसलिए कहता हूं भाइयों कि आप इस बात को समझ लीजिए। जब मेरा ये जो भाषण है, मुझे लगा ही था ऐसा कि शायद मैं आखिरी में हूँ, इसलिए मुझे भाषण देने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं भाषण की 100 प्रतियां लेके आया था। कुछ प्रतियां मैंने डायस के ऊपर में दे दिया और कुछ प्रतियां मेरे पास है। जो लोगों को इंटरेस्ट होगा वो लोग मेरे पास आएंगे और मैं उनको जो मेरा जो कहना है वो कहना दूंगा। दूसरा एक अतिशय महत्व का मुद्दा है। ईश्वरैया साहब, जस्टिस एम.एन. राव साहब के सामने हमने एक पेपर पढ़ा था। उस समय कहा था कि जैसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन अगर ओबीसी को नहीं दिया गया तो ओबीसी के प्रमोशन का भी कोई मतलब नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र में अभी घटना हुई थी, एमएससीबी में जूनियर इंजीनियर की जगह निकली थी। वो जूनियर इंजीनियर की जगह में 550 जूनियर इंजीनियर की जगह थी, उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन 0 दिखाया गया था। अभी महाराष्ट्र में 200 जगह इंस्पेक्टर की निकली थी, उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन 0 था। इसलिए एक आदमी नागपुर हाईकोर्ट में भी गया। अब वो 0 क्यों था? क्योंकि आप समझ लीजिए, इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में उन्होंने क्या कहा? नंबर 1 रिजर्वेशन
50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और नंबर 2 बोला कि जिसको जिसका कोटा है उसके कोटे से ज्यादा नहीं मिल सकता। तो पहली जगह रिजर्वेशन में नहीं जाएंगी, वो ओपन को जाएंगी। दूसरी जगह वो भी रिजर्वेशन में नहीं जाएंगी क्योंकि नहीं तो रिजर्वेशन 50% हो जाएगा। तीसरी जगह 3 में से एक जगह देना है रिजर्वेशन को, वो तीसरी जगह भी रिजर्वेशन को नहीं जाएंगी क्योंकि तीसरी जगह वैसे तो बोले तो 33% होती है, मगर एससी को 15 है, एसटी को 7.5 है और ओबीसी को 27% है, तो 27% के ऊपर हो गया, इसलिए तीसरी जगह भी आपको नहीं मिल सकती, इसलिए चौथी जगह ओबीसी को मिलती है। तो जो रिक्रूटमेंट होता है, जैसे महाराष्ट्र में जो उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा कि इंस्पेक्टर की 1000 जगह थी, इंस्पेक्टर की वहां 1000 जगह है, ये 1000 जगह में क्या है 27% यानी 270 इंस्पेक्टर की जगह भरी गई। अब क्या हुआ, 2 साल के बाद जो 200 इंस्पेक्टर थे वो सीनियर इंस्पेक्टर बन गए। अब 200 इंस्पेक्टर की फिर से ऐड आई, जब 200 इंस्पेक्टर की ऐड आई उसमें ओबीसी के लिए 0 था, तो हमने पूछा कि भाई 0 कैसा, तो उन्होंने कहा कि जो 800 इंस्पेक्टर अभी है, ये 800 इंस्पेक्टर में ऑलरेडी 270 ओबीसी इंस्पेक्टर है। अब ये कैसा क्यों हुआ, क्योंकि ओबीसी को इंस्पेक्टर टू सीनियर इंस्पेक्टर में रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होने की वजह से एक भी आदमी ऊपर नहीं गया। अब ऐसा अगर जो इंस्पेक्टर रैंक में उम्र के 25वें साल में आया और वो 58 साल में अगर रिटायर्ड होता है, तो आप सोच लो 30 साल तक वो आदमी वो 1000 में 270 जगह पे पॉइंट बना रहेगा। यानी ओबीसी को डायरेक्ट रिजर्वेशन कम मिलेगा। एक तो कोई ओबीसी नौकरी छोड़ के जाना चाहिए, एक तो वो ओबीसी कहीं मारा जाना चाहिए, या वो मर जाना चाहिए, या वो रिटायर्ड होगा। तो इसका मतलब ओबीसी के डायरेक्ट रिजर्वेशन का भी कोई मतलब नहीं है। अभी जो रिजर्वेशंस आ रहे हैं वो रिजर्वेशंस के आंकड़े, इवन इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आल्सो आवर फिगर इज शोइंग 0। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई हैव अ बिग स्पीच एक्चुअली, और इसकी कॉपीज में रखूंगा, और अभी बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से मैं एक्चुअली इसकी जो कॉपी है आपको इसके जेरोक्स के मैंने 5 रुपए खर्चा किया है, तो मैं सामने स्टॉल पे रखूंगा। जो 5-5 रुपए दे सकते हैं उन्हीं को ये कॉपी मिलेंगी। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।